क्या ईरान और इजराइल के बीच में ऐसे ही लगातार युद्ध चलते रहे तो क्या भारत में महंगाई बढ़ने वाली है? क्या पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाएंगे? क्या हमें डबल बिजली बिल देना पड़ेगा? ये सारे सवाल आपके मन में हर दिन आजकल आ रहे होंगे और इन सारे सवालों का जवाब हम आपको आज इस वीडियो पर देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं तितली और ये है मेरा फ्रेंड रंजू। 2014 से पहले भारत 80% तेल विदेशों से लेता था और ज्यादातर मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं ना, जिसमें ईरान और इजराइल भी शामिल है। पर अब भारत 40 देशों से तेल ले रहा है और यही कारण है कि जब विश्व में कोई संकट आता था तो भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते थे। पर अब भारत 40 देशों से तेल ले रहा है और खास करके रूस से। लेकिन ये तेल खाड़ी देशों के रास्तों से नहीं आता, बल्कि रूस के रूट से आता है। खाड़ी देशों में मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान शामिल हैं। ये देश रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, इसलिए ये देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसी भी देश से हम पूरी तरीके से तेल पर निर्भर ना रहे तो मोदी सरकार ने एथेनॉल की शुरुआत लाकर क्रांति ला दी। इससे देश का पैसा बचा, किसानों की कमाई हुई और प्रदूषण भी कम हुआ। एथेनॉल एक गन्ना, मक्का और अन्य अनाजों से बनने वाला बायोफ्यूल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ी चलाई जा सकती है। 2014 में पेट्रोल में सिर्फ 1.53% इथेनॉल मिलाया जाता था, जो 2024 में बढ़कर 18.2% हो गया और 2025 में 20% मिलने का लक्ष्य है। देश के 15,600 पेट्रोल पंप में अब E20 फ्यूल बेचे जाते हैं। E20 फ्यूल में 20% एथेनॉल होता है और 80% गैसोलीन होता है। ये एक बायोफ्यूल है जिसका उद्देश्य पेट्रोल की कम खपत करना है और प्रदूषण को नियंत्रण करना है। 2014 से पहले एथेनॉल का उत्पादन 38 करोड़ था और अब इसका उत्पादन 500 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। इथेनॉल के उत्पादन में वृद्धि से भारत तेल का कम उपयोग कर रहा है। तेल आयात पर 99,000 करोड़ की बचत हुई है और किसानों को 87,558 करोड़ की कमाई हुई है। भारत ने केवल पेट्रोल में एथेनॉल ही नहीं मिलाया, उसके साथ साथ किसानों की आय में भी काफी वृद्धि की और खेती से देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनी। और इसी क्रम के साथ एक और बड़ा कदम उठाया गया, वेस्ट से बेस्ट बनाने का। रसोई के पुराने तेल, फसल के बचे हुए अवशेष और जैविक कचरों को मिलाकर बनाया गया ईंधन और इसी से प्रदूषण कम हुआ, रोजगार बढ़ा और तेल को लेकर जो हमारी निर्भरता थी वो भी कम हुई। पहले इस्तेमाल किया हुआ तेल नालियों और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता था। अब इसे इकट्ठा करके बायोडीजल बनाया जाता है। यूपी में एक प्लांट रोजाना 100 टन खेत का कचरा प्रोसेस करता है। इससे 14 टन सीबीजी गैस बनाया जाता है और अब 65 टन जैविक खाद बनाने में उपयोग होता है और इससे हर साल 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की खपत होती है। पानीपत में एक प्लांट सालाना 2 लाख टन पराली से इथेनॉल बनाता है। यह खाद्य फसलों का उपयोग नहीं करता, इसमें 9,000 करोड़ का निवेश हुआ है। भारत अब कचरे को जलाकर प्रदूषण नहीं फैलाता, बल्कि उसे साफ ऊर्जा में बदल रहा है। और अगर इसके बाद भी अगर विश्व में कोई संकट आ जाए और भारत को तेल मिलना बंद आ जाए, फिर भी भारत के पास पर्याप्त तेल स्टोर करके रखा हुआ है। 2014 से पहले भारत के पास आपातकालीन तेल भंडार नहीं था। अगर बाहर से सप्लाई बंद होती थी तो देश ठप हो सकता था। पता है रंजू, भारत ने गुप्त रूप से 3 जगह पर स्टोरेज टैंक बनाए हुए हैं। इसमें विशाखापट्टनम, मंगलुरु और कर्नाटक शामिल है। इसमें 5.33 मिलियन टन कच्चा तेल स्टोर करके रखा गया है, जो कि 8 से 9 दिन के लिए पर्याप्त है। जब 2020 में क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हुआ था तो भारत ने ये टैंक भर लिए थे और 5,000 करोड़ बचा लिए थे। जब कीमतें बढ़ी तो उसी तेल को बेचकर देश को राहत दी गई। यानी रेंचो
सरकारी भंडार में 22 दिन का तेल और तेल कंपनियों के पास 64.5 दिन का तेल स्टोर करके रखा हुआ है। यानी भारत के पास कुल मिलाकर 85 से 90 दिन का तेल भंडार है। आपातकाल आने पर भी भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार केवल तेल और पेट्रोल पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उसके साथ साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज पे भी काम किया जा रहा है। 2014 से पहले सौर ऊर्जा की क्षमता केवल 2.8 गीगावाट थी, जो कि 2024 तक 110.9 गीगावाट तक पहुंच गई। यानी इसमें 40 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत की पवन ऊर्जा क्षमता अब 51.5 गीगावाट है। यह हवा से बनती है और प्रदूषण मुक्त होती है। और सरकार ने हर घर सोलर पैनल लगाने की पहल शुरू की, जिससे अब बिजली की खपत भी कम होती है और बिजली बिल कम भी आता है। भारत ने भविष्य की ऊर्जा के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बैटरी स्टोरेज। हाइड्रोजन पानी को बिजली की मदद से अलग करके निकाला जाता है। अगर यह बिजली सौर या पवन ऊर्जा से आती है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। यह जलने पर केवल पानी छोड़ता है, यानी शून्य प्रदूषण। इसे उद्योग, गाड़ियों, बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है बैटरी स्टोरेज। अब सोलर पैनल तो दिन में चलने वाला है, धूप नहीं रही तो वो चल नहीं पाएगा। अब पवन ऊर्जा हवा पर निर्भर करती है, कभी हवा होगी और कभी हवा नहीं होगी। इसीलिए बिजलियों को बैटरी पर स्टोर करना जरूरी था, ताकि वो सोलर और पवन दोनों पर निर्भर ना रहे। और इसीलिए सरकार ने 18,100 करोड़ की PLI योजना शुरू की। ये दोनों योजनाएं ऊर्जा को न केवल पैदा कर रही है, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित भी कर रही है। भारत ने ऊर्जा के स्टोरेज और सप्लाई के अलावा उसकी हर कड़ी को मजबूत करने का प्रयास किया है। न्यूक्लियर पावर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। न्यूक्लियर पावर 24 घंटे 7 दिन चलने वाला है। यह मौसम पर निर्भर नहीं होता है और छोटे से कमरे में भी ये कई सारा बिजली उत्पादन कर सकता है। भारत ने तय किया है कि 2047 तक 100 गीगावाट बिजली परमाणु ऊर्जा से बनेगी। इसके लिए एक जैसे कई न्यूक्लियर प्लांट्स PHWR बनाए जा रहे हैं। साथ ही छोटे और सस्ते न्यूक्लियर प्लांट्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर 20,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, जो जल्दी बन जाएंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक घड़ियां, सोलर पैनल और बैटरी में लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे खास खनिज लगते हैं, जो खनिज कम मात्रा में मिलते हैं और महंगे हैं। अभी हम ज्यादातर उन्हें दूसरे देशों से मंगाते हैं, जो सही नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अर्जेंटीना से लिथियम का सौदा किया है और जम्मू और राजस्थान में नए खनिज भंडार मिले हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया गया है, ताकि ये खनिज खोजे जा सके और इसे सुरक्षित किया जा सके। 2014 से लेकर अब तक भारत अलग अलग देशों से तेल खरीद रहा है, पर एक भी देश पर निर्भर नहीं है। जरूरी खनिज खुद खोज रहा है, विदेशों से सौदा कर रहा है, जैसे कि लिथियम, और बैटरियों और ऊर्जा स्टोर करने की तकनीक बढ़ा रहा है। पीएम मोदी की ऊर्जा नीति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने दिखाया है कि मजबूत नेतृत्व से हर चुनौती को जीता जा सकता है। तो अब आपको ईरान और इजराइल के युद्ध से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भारत तो आत्मनिर्भर है, वो किसी दूसरे देश पर अब निर्भर नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट पे बताइए और सब्सक्राइब करिए राजा रेंचो शो को।